नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आज देश के लाखों विद्यार्थियों और युवाओं की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है। देखिए, आजकल पढ़ाई का स्ट्रेस, एग्जाम्स का प्रेशर, बेरोजगारी और सोसाइटी की उम्मीदों का जो पहाड़ है ना, वो कितना भारी हो चुका है ये हम सब जानते हैं। जब किसी इंसान की पूरी पहचान सिर्फ उसके एकेडमिक मार्क्स और नौकरी तक सिमट जाए तो अंदर ही अंदर एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल क्राइसिस पैदा होता है। तो चलिए इस मुद्दे में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे आधुनिक युवा इस भारी दबाव का सामना करने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन साहित्य और प्राचीन भारतीय दर्शन की मदद ले सकते हैं। ये विश्लेषण हर स्टूडेंट के लिए समझना बेहद जरूरी है। अब इस चर्चा की शुरुआत हम एक ऐसी घटना से करेंगे जिसने मई 2026 में इंटरनेट पर पूरी तरह से भूचाल ला दिया था। हुआ कुछ यूं था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने एक मामले की सुनवाई के दौरान एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने कॉकरोचेस यानी तिलचट्टे शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि उनका इशारा सिर्फ फर्जी डिग्री वालों की तरफ था और उन्हें देश के युवाओं पर गर्व है। लेकिन सच पूछिए तो तब तक इस शब्द ने पढ़े लिखे पर परेशान और बेरोजगार युवाओं के गुस्से को आग लगा दी थी। उन्हें लगा जैसे सोसाइटी सच में उन्हें किसी कीड़े की तरह अनुपयोगी समझती है। खैर, हम यहां किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि इस पूरी घटना से उत्पन्न हुए उस एहसास को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो सीधा युवाओं के दिल पर लगा। लेकिन पता है सबसे दिलचस्प बात क्या हुई? देश के युवाओं ने इस आक्रोश को निराशा में नहीं बदलने दिया, बल्कि उन्होंने गुस्से को एक जबरदस्त सैटायरिकल मूवमेंट यानी व्यंग्यात्मक आंदोलन में बदल दिया। अभिजीत दीप के नाम के एक युवा ने कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी की शुरुआत कर दी। ये कोई नॉर्मल पार्टी नहीं थी, बल्कि एक मीम बेस्ड मूवमेंट था। उन्होंने इस अपमान वाले लेबल को अपना हथियार बना लिया और देखिए उन्होंने क्या किया। युवा विशालकाय कीड़ों के कपड़े पहनकर निकल पड़े और जाकर यमुना नदी की सफाई कर दी। मतलब सोचिए, ये दिखाता है कि जब यूथ को लगता है कि सिस्टम ने उन्हें कचरे की तरह फेंक दिया है तो वो कितने क्रिएटिव तरीके से अपना आक्रोश जाहिर कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मीम नहीं था, ये आज के जमाने का एक बेहतरीन सिविक एक्शन था। तो चलिए यहीं से बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ, वेकिंग अप एज वर्मन, काफ्काज़ वार्निंग। अब ये जो मॉडर्न बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन है ना, इसको लिटरेचर में बहुत पहले ही दर्ज कर लिया गया था। लगभग 100 साल पहले फ्रांस काफ्का ने एक मास्टरपीस कहानी लिखी थी, द मेटामॉर्फोसिस। उसमें उनका मेन कैरेक्टर है ग्रेगोर साम्सा, जो एक दिन अचानक सोकर उठता है और खुद को एक विशालकाय कीड़े में बदला हुआ पाता है। अब कहानी का कैच ये नहीं था कि वो कीड़ा बन गया, बल्कि ट्रेजेडी ये थी कि उसकी पूरी औकात सिर्फ एक पैसे कमाने वाली मशीन तक सीमित थी। जैसे ही उसका कमाना बंद हुआ, उसके अपने ही परिवार ने उसे बोझ समझना शुरू कर दिया। अब जरा इसको आज के स्टूडेंट से कंपेयर करके देखिए। क्या आज के युवाओं को भी सिर्फ उनके ग्रेड्स और उनकी आर्थिक यूटिलिटी से नहीं आंका जाता? जब एक स्टूडेंट एग्जाम्स में टॉप नहीं करता या जॉब नहीं लगती तो उसे अंदर ही अंदर मॉरली वीक महसूस कराया जाता है। ये सिमिलैरिटी सच में काफी डरावनी है। और इस प्रेशर कुकर वाले माहौल का सबसे खतरनाक नतीजा निकल कर आता है ह्यूमन सेल्फ एलियनेशन, यानी एक ऐसी स्थिति जहां लोग अपने ही मानवीय स्वरूप से कटने लगते हैं। देखिए, जब इंसानों को सिर्फ किसी फैक्ट्री के टूल्स या उत्पादन के साधन के रूप में देखा जाने लगे तो असली त्रासदी शुरू होती है। वो अकेलापन और वही साइकोलॉजिकल एलियनेशन जहां इंसान अपनी कीमत सिर्फ इस चीज में ढूंढता है कि वो सोसाइटी को कितना पैसा या प्रेस्टीज दे रहा है, और इसी चक्कर में वो भूल जाता है कि आखिर वो असलियत में कौन है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां से हम अपने दूसरे भाग पर आते हैं, फ्लिपिंग द स्क्रिप्ट, द एग्जिस्टेंशियलिस्ट व्यू। अब सवाल यह है कि जब समाज किसी इंसान पर उसकी प्रोडक्टिविटी का टैग लगाने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ लड़ा कैसे जाए? यहां एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी अस्तित्ववाद एक बहुत ही मजबूत हथियार बनकर सामने आता है। इस फिलॉसफी का सीधा सा फंडा ये है कि इस दुनिया और मानव जीवन का अपने आप में कोई डिफ़ॉल्ट या पहले से तयशुदा अर्थ नहीं है, जब तक कि हम खुद उसको अर्थ ना दें। मशहूर फिलॉसफर जीन पॉल सार्त्र ने क्या खूब कहा था, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी हमारा अस्तित्व पहले आता है और उसके बाद हम पूरी तरह से आज़ाद हैं अपना रास्ता और अपना वजूद खुद तय करने के लिए। कोई दूसरा, कोई एग्जाम या कोई सामाजिक दबाव ये तय नहीं कर सकता कि आपकी क्या वैल्यू है। तो इस बात पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर ये सोसाइटी या कोई मार्कशीट एक व्यक्ति को डिफाइन नहीं करती तो आखिर कौन करता है? अस्तित्ववाद तो कहता है कि हम अपना अर्थ खुद चुनते हैं, लेकिन अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफी की इस आज़ादी को अपने प्राचीन ईस्टर्न फिलॉसफी के साथ जोड़ देना तो हमें इंसान के भीतरी स्वरूप को पहचानने का एक बिल्कुल ही नया और मैजिक जैसा रास्ता मिलता है।
और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, द कॉन्शियस विटनेस विद इन इंडियन फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क्स। हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफीज ऐसे पावरफुल फ्रेमवर्क्स देते हैं जो इंसान की रेस्पेक्ट और आत्मसम्मान को इन सोसाइटी वाले लेबल से पूरी तरह अलग कर देते हैं। इसमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है संख्या दर्शन, जो भारतीय दर्शन की सबसे पुरानी पद्धतियों में से एक है। यह दर्शन इस पूरी रियलिटी को समझने के लिए एक डुअलिस्टिक यानी द्वैतवादी मॉडल प्रस्तुत करता है। यह कहता है कि इस विश्व में दो मूल तत्व एक साथ मौजूद हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लिया तो नजरिया बदल जाएगा। संख्या दर्शन इन दो मूल तत्वों को प्रकृति और पुरुषा कहता है। प्रकृति क्या है? ये जो कुछ भी बदल रहा है, ये स्ट्रेस, ये एग्जाम्स, नौकरी की भागम भाग, लोग क्या कहेंगे, ये सब प्रकृति का हिस्सा हैं। और दूसरी तरफ है पुरुषा। पुरुषा मतलब आपकी शुद्ध, कभी ना बदलने वाली चेतना। ये पुरुषा बस एक साइलेंट दर्शक है, एक ऐसी प्योर कॉन्शियसनेस जो इस केओस को बस देख रही है। संख्या हमें बताता है कि हमारी असली पहचान इस परेशान करने वाली प्रकृति में नहीं, बल्कि उस शांत और शुद्ध पुरुषा में है, जिसका इन परेशानियों से कोई डायरेक्ट नाता नहीं है। चलिए इस विश्लेषण को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। अगर हम अद्वैता वेदांत को देखें तो वो तो इस द्वैत यानी ड्युअलिटी को भी पूरी तरह मिटा देता है। वेदांता हमें परम सत्य से मिलवाता है जिसे ब्रह्मण कहा जाता है। और ये ब्रह्मण क्या है? ये शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध चेतना और शुद्ध आनंद है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अंदर से कोई भी इंसान वो परेशान और हारा हुआ ईगो नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्योर अवेयरनेस है जो अपने आप में कंप्लीटली रोशन और शुद्ध है। अब आते हैं चौथे भाग पर, रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ, द जर्नी टू लिबरेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि इस डीपर फिलॉसफी का रियल लाइफ में क्या काम? देखिए, इन झूठी पहचानों और लेबल्स को तोड़कर बाहर निकलने की शुरुआत होती है जीवा के कॉन्सेप्ट को समझने से। जीवा यानी हमारी व्यक्तिगत आत्मा। ये जीवा उस अल्टीमेट सुप्रीम पावर की ही एक स्पार्क है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये इस भौतिक शरीर और इन सामाजिक भूमिकाओं के साथ खुद को जोड़ लेती है। जैसे ही स्टूडेंट सोचता है कि मैं तो सिर्फ अपने एग्जाम मार्क्स हूं, या मैं तो बस अपनी जॉब प्रोफाइल हूं, वहीं से सारा खेल बिगड़ता है। वो खुद को इस छोटी सी डेफिनेशन में कैद कर लेता है और नतीजा सिर्फ दुख और प्रेशर। लेकिन इस सोसाइटी के बोझ से मुक्त होने का सबसे तगड़ा मंत्र मांडुक्य उपनिषद में छुपा है। वहां एक महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म, मतलब ये आत्मन ही ब्रह्म है। ये दर्शाता है कि हमारे अंदर का जो छोटा सा हिस्सा हमें लगता है, दरअसल वही इस पूरे यूनिवर्स का सबसे विशाल और अनंत सत्य है। सच तो यह है कि किसी भी स्टूडेंट या युवा की कीमत किसी कंपनी के ऑफर लेटर या यूनिवर्सिटी की मार्कशीट से तय हो ही नहीं सकती। उसके भीतर का सत्य अनंत है। और जब ये अनंत सत्य का एहसास सच में हो जाता है तो उसे ही मोक्ष कहते हैं। दोस्तों, मोक्ष का मतलब सिर्फ जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाना नहीं है। मोक्ष का प्रैक्टिकल मतलब है इस आधुनिक निराशा, दर्द और दुनियावी बंधनों से पूरी तरह आज़ाद हो जाना। असली आज़ादी किसी बॉस की शाबाशी या नए जॉब टाइटल में नहीं है। असली आज़ादी इस बात को महसूस करने में है कि हमारे अंदर का आत्मा हमेशा से कंप्लीट और शाश्वत है और दुनिया की कोई नाकामी उसे रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और पांचवें भाग पर, क्लेमिंग योर ओन पर्पस बियॉन्ड द वर्मिन। आखिर लोग इन निराशा की गहराइयों से बाहर निकलकर एक सशक्त और पावरफुल इंसान कैसे बन सकते हैं? ये समरी उन सभी दार्शनिक तथ्यों को एक साथ लाती है जो स्टूडेंट्स को एक मेंटल टूल किट देती है। सबसे पहला स्टेप, काफ्का की तरह सामाजिक दबाव को पहचानो और स्वीकार करो। दूसरा, एग्जिस्टेंशियलिज्म की मदद से उन सभी लेबल्स को उठाकर फेंक दो जो सोसाइटी आप पर जबरदस्ती थोप रही है। तीसरा, संख्या दर्शन का यूज करके इस कैओस भरी दुनिया को अपने भीतर बैठे उस शांत विटनेस या दर्शक से अलग करके देखो। और आखिरी स्टेप, वेदांत की नॉलेज से अपने भीतर की उस अनंत चिंगारी, अपनी उस ट्रू वर्थ और अनलिमिटेड पोटेंशियल को समझो। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बेहद ही प्रभावशाली और पावरफुल सवाल बचता है, आखिर आप क्या चुनेंगे? क्या किसी व्यक्ति की पहचान इस दुनिया की अराजक और बेढंगी मांगों से तय होगी, या फिर उसके भीतर बैठे उस चेतन दर्शक की असीम और अनंत क्षमता से? फैसला हर इंसान को खुद अपने लिए करना है। उम्मीद है इस आत्ममंथन ने आपको दुनिया को और सबसे बड़ा खुद को देखने का एक बिल्कुल नया, शांति से भरा और प्रेरक नजरिया दिया होगा।